हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीआई की परीक्षा अगस्त 2022 में होनी है। परीक्षा को लेकर डीजीटी ने परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। दोस्तों, हमने परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित एक वीडियो SPSS ITI यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम आईटीआई एग्ज़ाम तथा अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, जो आपको आईटीआई तथा अन्य टेक्निकल परीक्षा में 100% सफलता दिलाने में सहायता करेगी। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। ये सीरीज़ है दोस्तों अल्टरनेटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? दोस्तों, वह मशीन कहलाती है अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, अल्टरनेटर करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं चुंबकीय क्षेत्र भी है, आर्मेचर भी है, स्लिप रिंग्स भी है और ब्रुश भी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंगल फेज अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं? दोस्तों, सिंगल फेज अल्टरनेटर में मात्र 2 स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की बॉडी किस धातु का बनाया जाता है? दोस्तों, अल्टरनेटर की बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन की, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बॉडी का मुख्य कार्य है। दोस्तों, अल्टरनेटर की बॉडी का मुख्य कार्य मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना तथा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ स्थित की जाती है? दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर हमेशा स्टेटर पर स्थित की जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है रोटर पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से रोटर पर क्या स्थापित की जाती है? दोस्तों, अल्टरनेटर के रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र क्वाइल्स बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में रोटर को किस यंत्र के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है? दोस्तों, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी शंट जनरेटर के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट जनरेटर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रोटर निम्न एवं मध्यम घूर्ण गति वाले अल्टरनेटर्स में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये कह रहा है कि कौन सा रोटर है जो निम्न और मध्य स्पीड पर चलता है? तो दोस्तों, वह रोटर होता है आपका सेलिएंट पोल रोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
सेलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है? दोस्तों सेलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति लो और मीडियम होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 375 से 1000 आरपीएम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलिएंट पोल रोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों सेलिएंट पोल रोटर का प्रयोग हम करते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेलिएंट पोल रोटर की लंबाई तथा व्यास कितनी होती है? दोस्तों सेलिएंट पोल रोटर का व्यास तो ज्यादा होता है और लंबाई कम होती है, तो इसका लंबाई कम तथा व्यास अधिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रोटर उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर्स में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि हाई स्पीड पे चलने वाला जो रोटर है किस अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह प्रयोग किया जाता है सिलिंड्रिकल पोल रोटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिलिंड्रिकल पोल रोटर। दोस्तों हाई स्पीड के लिए जो हम रोटर यूज करेंगे वह होगा सिलिंड्रिकल पोल रोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिंड्रिकल पोल रोटर की लंबाई तथा व्यास कितना होता है? दोस्तों सिलिंड्रिकल पोल रोटर की लंबाई ज्यादा होती है और व्यास कम होता है, तो दोस्तों लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है, लंबाई अधिक तथा व्यास कम, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होगी और व्यास कम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिंड्रिकल पोल रोटर की घूर्णन गति कितनी होती है? दोस्तों सिलिंड्रिकल पोल रोटर की घूर्णन गति होती है 1500 से 3000 आरपीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिंड्रिकल पोल रोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों सिलिंड्रिकल पोल रोटर का प्रयोग हम हाई स्पीड के लिए करते हैं, तो हम इसका प्रयोग करेंगे टर्बो अल्टरनेटर्स और स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स, यानी दोनों में, तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्साइटर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एक्साइटर के रूप में हम हमेशा शंट डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी डीसी शंट जनरेटर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 फेज अल्टरनेटर्स में यह दोष पाया जाता है कि लोड का मान परिवर्तित होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर्स की घूर्णन गति भी परिवर्तित हो जाती है, यह दोष कहलाता है। दोस्तों यह दोष कहलाता है हंटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हंटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स में कौन सी वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है? दोस्तों हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डैम्पर वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा kVA या MVA में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी kVA बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है?
दोस्तों डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका BLV साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी BLV साइन थीटा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की रचना किसके समान होती है? दोस्तों अल्टरनेटर की संरचना सिंक्रोनस प्रकार की मशीन के समान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस प्रकार की मशीन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल पर 3 ओम का लोड जोड़े होने पर कार का अल्टरनेटर 4 एम्पियर वितरित करता है, सर्किट का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है V = IR। तो यहाँ पर हमें I दे रखा है 4 और रेजिस्टेंस दे रखा है 3, इन दोनों की गुणा करने पर आएगा 12 वोल्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अल्टरनेटर किसी फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के लोड को विद्युत पावर की आपूर्ति करता है। यदि अल्टरनेटर का फेज क्रम बदल दिया जाए तो निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि अल्टरनेटर का हम फेज क्रम बदल देंगे तो उस पर जो 3 फेज की मोटर्स चल रही हैं उनकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है ए 3 फेज मोटर सर्किट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर हैज, यानी अल्टरनेटर का जो घूमने वाला पार्ट है उस पर क्या होता है? दोस्तों उस पर होती है स्लिप रिंग्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर डैश में जुड़े होते हैं। दोस्तों जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर स्टार में जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्टार बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, किसी अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे की जाती है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है F = Pn/120 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी B F = Pn/120 साइकिल पर सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न गति वाले टरबाइन के साथ प्रयोग किए जाने वाले अल्टरनेटर के पोल की संख्या होनी चाहिए। दोस्तों जिस भी टरबाइन की स्पीड कम होगी तो उसमें पोलों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। तो यह टरबाइन मंद गति से यानी निम्न गति से चल रही है, तो अल्टरनेटर में पोलों की संख्या हमेशा अधिक होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, पिच फैक्टर का मान कितना होता है? दोस्तों पिच फैक्टर का मान यदि 1 है तो हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं, और पिच फैक्टर का मान यदि 1 से कम है तो हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, और यदि पिच फैक्टर का मान 1 से अधिक है तो हम लॉन्ग पिच वाइंडिंग करते हैं। दोस्तों अल्टरनेटर में हम ज़्यादातर शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, तो पिच फैक्टर का मान इसका होगा इकाई से कम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों विद्युत वाहक बल की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा P और N यानी पोलों की संख्या और घूर्णन की गति पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पोल्स की संख्या तथा घूर्णन की गति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें हम आर्मेचर को स्थिर रखते हैं और फील्ड को घुमाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी स्थिर आर्मेचर बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर डैश निर्भर करता है। दोस्तों अल्टरनेटर का पावर फैक्टर हमेशा लोड के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आउटपुट में संयोजित लोड पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मूलतः है। तो दोस्तों जब भी अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन होगा तो उसके टर्मिनल वोल्टेज में हमेशा गिरावट आएगी। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जबकि वह कार्यरत होता है। दोस्तों अल्टरनेटर जब भी ओवर एक्साइटेड होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला। दोस्तों ये कह रहा है अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला, मतलब कौन सी सप्लाई होगी वो। तो दोस्तों वो होगी निम्न डीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी निम्न डीसी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोटेटिंग फील्ड टाइप 3 फेज अल्टरनेटर की शाफ्ट पर स्लिप रिंग की संख्या होती है। दोस्तों यदि हमारा यह 3 फेज अल्टरनेटर स्टार में कनेक्टेड है तो 4 स्लिप रिंग होंगी, और यह अगर डेल्टा में कनेक्टेड है तो 3 स्लिप रिंग होंगी। तो क्योंकि ज़्यादातर जो अल्टरनेटर्स हैं वो स्टार में ही कनेक्टेड होते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी 4 स्लिप रिंग सी 4 बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर में अधिकतम फील्ड प्रयोग होता है। दोस्तों अल्टरनेटर में अधिकतम हम घूमने वाला फील्ड प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी रोटेटिंग फील्ड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन की इकाई होती है। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी केडी की गणना का सूत्र है। दोस्तों इसका सूत्र होता है KD इक्वल टू साइन एन एल्फा बाई 2 अपॉन एन साइन एल्फा बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएंगे। दोस्तों अल्टरनेटर की आउटपुट बढ़ाने के लिए उसकी फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा दीजिए, आउटपुट बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी फील्ड एक्साइटेशन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डार्क लैंप विधि में बल्ब जोड़े जाते हैं। दोस्तों डार्क लैंप विधि में बल्ब हमेशा उसी फेज के अक्रॉस जोड़े जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी उसी फेज के अक्रॉस बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राइट लैंप विधि में बल्ब जोड़े जाते हैं। दोस्तों ब्राइट लैंप विधि में बल्ब हमेशा विपरीत फेजों में जोड़े जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ग विपरीत फेज में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोस्कोप कार्य करता है। दोस्तों सिंक्रोस्कोप में 2 वाइंडिंग होती हैं, जिसको एक स्टेटर और एक रोटर कहते हैं। तो दोस्तों उसमें जो सिद्धांत होगा सिंक्रोस्कोप का वह होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी ऑप्शन नंबर के बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था के समय सिंक्रोस्कोप की डिस्क संकेत देती है। तो दोस्तों जब सिंक्रोस्कोप की सुई सेंटर में होगी और स्थिर होगी
तो हमें पता लग जाएगा कि हम अब इस अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सेंटर में बिल्कुल सही है। हंटिंग प्रभाव से बचने के लिए वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों हंटिंग प्रभाव से बचने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर के डैम्पर वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, यानी गैप E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100 बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में फेजों का क्रम होता है। दोस्तों अल्टरनेटर में फेजों क्रम होता है R/B, यानी रेड येलो ब्लू। ऑप्शन नंबर के R/B बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सिंक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम अल्टरनेटर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर के अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण होगा। दोस्तों अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण होता है E = 4.44 kT/kc 5 मैक्सिमम FT वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उत्पादित फ्रीक्वेंसी डैश है। दोस्तों भारत में जो फ्रीक्वेंसी उत्पादित होती है वह होती है 50 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी व एसी जनरेटर एक महत्वपूर्ण कार्य में समान हैं, वे हैं। तो दोस्तों चाहे आपका एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगी वह हमेशा एसी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख उत्पादित विद्युत वाहक बल एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्तक की चाल डैश होती है। दोस्तों इसमें हमें चाल निकालनी है, फॉर्मूला लगाएंगे NS = 120F/P। वैल्यू पुट करने पर दोस्तों आएगा 1000 RPM, यानी ऑप्शन नंबर ग 1000 चक्र प्रति मिनट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्तक में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज का RMS मान डैश के रूप में दिया जाता है। मान लें कि KD व KC स्थिरांक हैं। तो दोस्तों अगर हम KD और KC को एक स्थिरांक मान लेते हैं तो यह बनेगा आपका 4.44 F/t वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, EP = 4.44 F/t वोल्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने एक फिगर है। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक के इस भाग का क्या नाम है। दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, इसका नाम बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यह एक सिलेंड्रिकल टाइप रोटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सहज बेलनाकार ध्रुव प्रकार के घूर्णक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सभी डार्क लैंप विधि का उपयोग 2-3 फेज वाले प्रत्यावर्तक को समकालिक यानी सिंक्रोनाइजिंग बनाने के लिए किया जाता है तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं हैं किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बल्बों का वाट
वह वोल्टेज समान रेटिंग की है जिसके संयोजन की जांच करने पर सही पाया गया। ऐसा होने का कारण निम्न वर्णित कारकों में से एक है, उसकी पहचान कीजिए। दोस्तों यह कारण होगा आपका कि उसका फेज सीक्वेंस सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग फेज श्रेणी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में यदि लाइन वोल्टेज EL इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज हो तो फेज वोल्टेज क्या होगा जब यह डेल्टा में संयोजित है। दोस्तों डेल्टा में हमेशा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी घूर्णीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में डैश होंगे। दोस्तों यदि किसी अल्टरनेटर का आर्मेचर घूमता है और वह 3 फेज है और स्टार में कनेक्टेड है, तो हम उसमें 4 स्लिप रिंग यूज करेंगे, 3 फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल उपलब्ध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग 4 सर्पी वलय बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वृहत व्यास वाला प्रत्यावर्तक मंद गति से चल रहा है, वह डैश होगा। दोस्तों एक वृहत व्यास वाला जो अल्टरनेटर है उसकी स्पीड कम है, तो स्पीड कम के लिए जो हम रोटर यूज करते हैं वह करते हैं सेलिएंट पोल टाइप रोटर। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ग बहिर्गत ध्रुव घूर्णक वाले घूर्णीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्तक में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के बीच संबंध डैश प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी बराबर होता है Pn/120, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अल्टरनेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ की मात्रा को E0 इक्वल टू BLV साइन थीटा के सूत्र द्वारा दिया जाता है। इस सूत्र में V निम्न में से किसका संकेतक है। दोस्तों इस BLV साइन थीटा में V का मतलब होता है वेलोसिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर घ लूप रोटेशन में मीटर प्रति सेकंड वेग का, यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। दोस्तों 6 पोल अल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का पता करें जो कि 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है। दोस्तों इसमें हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है साइकिल पर सेकंड में, तो ये फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू Pn/120, पोलों की संख्या 6 है, स्पीड 1000 है डिवाइडेड बाई 120, तो ये आएगी 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 50 साइकिल्स पर सेकंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिच फैक्टर तथा वितरण फैक्टर का विचार करते हुए किसी सिंगल फेज अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण होगा। दोस्तों यह हमेशा होगा 4.44 kd kc phi ft वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ख 4.44 kd kp phi ft वोल्ट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 2 अल्टरनेटर सही तारतम्य के साथ समानांतर संचालित हो रहे हों तो उनका तारतम्य सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा। दोस्तों उनका जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा वो जुड़ जाएगा, यानी धनात्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ग धनात्मक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर का प्रकार है। दोस्तों आपके सामने एक ये अल्टरनेटर है, पूछ रहा है कौन सा अल्टरनेटर है। तो दोस्तों यह इसमें ब्रुश नहीं लगे हुए हैं, तो यह है हमारा
ब्रुशलेस अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर यानी केपी की गणना करें। दोस्तों इसके लिए आपको केपी इक्वल टू कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई 2, कॉस एल्फा दे रखा है 30, डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आएगा कॉस 15 डिग्री, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.965। तो दोस्तों इसमें है बी 0.965, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब भी हम अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाएंगे तो वो हमें प्रिवेंट्स डीमैग्नेटाइजिंग, यानी विचलन को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह होगा आपका 4.445 FT, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। दोस्तों आपके सामने एक ही अल्टरनेटर का भाग रखा हुआ है, इसके ऊपर देखिए पोल्स उभरे हुए हैं, 1 पोल 2 3 4, तो इसे देखने से हमें पता लगता है यह सैलिएंट पोल टाइप रोटर है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा सैलिएंट पोल रोटर, यानी मुख्य ध्रुव रोटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। दोस्तों उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ns इक्वल टू 120F/P, वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी स्पीड आएगी 3000 RPM। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3000 RPM बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर में पैदा होने वाली यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। दोस्तों अल्टरनेटर में जब भी आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव आता है तो हम उसमें फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, यानी फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों जब भी हम 2 3 4 अल्टरनेटर्स को पैरेलल में चलाते हैं तो उसकी शर्तें हमने पहले भी पढ़ी थी। तो उसमें एक तो फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इसमें दे रखा है दोस्तों फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, यानी फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। दोस्तों जब भी अल्टरनेटर पे भार बढ़ेगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, उसका कारण होता है आर्मेचर रिएक्शन,
यानी ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर रिएक्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। दोस्तों अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं अल्टरनेटर के अंदर, तो चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, उसमें हमें मात्र 2 ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, यानी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो, हमें एक ये फायदा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। दोस्तों अल्टरनेटर में जब भी हंटिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अल्टरनेटर पे लोड कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन। तो दोस्तों आप वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, नो लोड वोल्टेज माइनस दोस्तों, तो आप इसमें E0 माइनस वी अपॉन वी इंटू 100 फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 37.5%, यानी सी 37.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में रोटर लैमिनेटेड करने से, दोस्तों हम अल्टरनेटर में जो यूज करेंगे लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे, तो क्यों करेंगे दोस्तों, इससे जो है एडी ऑप्शन नंबर सी, यानी भंवर धारा हानियां कम हो जाती हैं, यानी एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी भंवर धारा हानियां कम हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए रोटर पर उपलब्ध स्लिप रिंग की संख्या। दोस्तों यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग करी गई है वो रोटर पर करी गई है, तो चाहे आपका सिंगल फेज हो 3 फेज हो, वहां पर स्लिप रिंग की संख्या मात्र 2 ही रहेंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर में स्टेटर क्रोड की परतों की धातु। दोस्तों अल्टरनेटर में जो स्टेटर स्लॉट्स हैं वो बनाई जाती हैं आपकी सिलिकॉन स्टील की, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। दोस्तों अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर होता है, तो यह हमेशा एसी पैदा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एसी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बनाया जाता है। दोस्तों सिलिकॉन स्टील का बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस्पात का बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर का नियमन ऋणात्मक होगा, यदि अल्टरनेटर का दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमेशा वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अग्रगामी शक्ति गुणांक पर बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर में वितरण गणक का मान लगभग होता है। दोस्तों ये हमेशा 1 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0.95 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है।
दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वोल्ट का नियमन ऋणात्मक है, भार का शक्ति गुणक बताइए। दोस्तों जब भी वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा तो वह लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी अग्रगामी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब अल्टरनेटर पर कनेक्टेड लोड स्विच ऑफ हो जाता है तब टर्मिनल वोल्टेज दोस्तों बढ़ जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस सीरीज में यही क्वेश्चंस थे। अगली सीरीज देखने के लिए SPSS ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।